जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। मेरी आवाज़ बहुत ही बेसुरीली है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। ऐसे ही कुछ शब्द थे पंडित राजेश कुमार के। शब्द तो नहीं, लेकिन शब्दों का मतलब कुछ ऐसा ही था। पंडित राजेश कुमार यानी अफ़गानिस्तान के वो पंडित जो एक मंदिर में सेवा करते हैं, एक पुजारी हैं। और इसके बाद उन्होंने जब पूछा गया उनसे कि उनको कहीं भागना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, ये मंदिर को मेरी विरासत है, मेरे पुरखों ने, मेरे पूर्वजों ने इस मंदिर को संभाला है और मैं भी इसको ही संभालूंगा। अगर तालिबान इसके लिए मुझे मार भी देता है तो मुझे ये भगवान की सेवा का ही मौका दिखेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आदित्य और आज मैं आपके सामने एक फिर सामाजिक मुद्दा लेकर आया हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले एक हफ्ते से हर जगह, हर न्यूज़पेपर, हर सोशल मीडिया, हर एक जगह सिर्फ अफगानिस्तान, काबुल, तालिबान, अमेरिका, यही सब चल रहा है। तालिबान नाम सुनते ही तो ऐसा लगता है जैसे आतंकवादी आएंगे और बस AK-47 लेकर गोली मार देंगे। AK-47 या तालिबान। तो तालिबान से ऐसा क्या है, या हम लोग जैसे कह सकते हैं कि तालिबान क्यों पनपा, क्यों बना, या क्या वजह थी और कौन था इसका सरगना। आइए सब जानते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें जाना पड़ेगा आज से ठीक 102 साल पहले, यानी सन 1919 में। 1919 में अफगानिस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गई, क्योंकि अंग्रेज़ों को अफगानिस्तान से कोई मुनाफा नहीं हो रहा था और वहाँ की भौगोलिक स्थिति भी बहुत कठिन थी। 1919 में आज़ादी मिलने के बाद अफगानिस्तान में राजशाही शासन यानी मोनार्ची, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि राजा महाराजाओं वाला सिस्टम शुरू हुआ। ये सिस्टम कुल 54 साल चला और 1973 में जाकर ख़त्म हुआ। 1973 में कुछ इस तरह से ख़त्म हुआ कि जो राजा थे मोहम्मद जहीर शाह, उनका कत्ल उनके ही सेनापति दाऊद खान ने कर दिया, या जिसे कह सकते हैं कि कत्ल क्या, लोकतांत्रिक कत्ल कर दिया, उनको तख्ता पलट कर दिया। असल में सन 1973 में मोहम्मद जहीर शाह की तबीयत बिगड़ी और लोगों ने उनको इटली में इलाज कराने की राय दी। इसके बाद जब वह इटली चले गए तो जो सेनापति थे मोहम्मद जहीर शाह के, दाऊद खान, उनको इस बहुत अच्छा अवसर दिखा और उन्होंने तख्ता पलट कर एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए लोगों को बोला, एक लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए लोगों से बोला, और लोगों को इनकी बात सही भी लगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपने देश में कुछ अच्छा ही चाहिए। तो इन सब होने के बाद तो सारी चीज़ें ठीक होने लगी। सन 1973 से लेकर सन 1977 तक लोगों ने माफ़ करिए, दाऊद खान को अपना प्राइम मिनिस्टर यानी अफ़गानिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर बनाया और उन्होंने 4 साल का कार्यकाल भी रहा। लेकिन जब लोगों ने देखा कि यह कुछ बदलाव नहीं कर रहे हैं, तो लोगों में आक्रोश आया, लोगों में गुस्सा आया। लोगों में गुस्सा आने के बाद, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब पब्लिक को गुस्सा आता है तो उसको शायद ही कोई बचा पाता है। तो जब पब्लिक को गुस्सा आया तो उसके बाद उन्होंने एक संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन की मांग करी या एक आक्रोश जताया। तो लोगों को उन्होंने, यानी दाऊद खान ने बेवकूफ़ बनाकर सिर्फ एक चीज़ करी, वन पार्टी सिस्टम। यानी कि वन पार्टी सिस्टम यानी कि एक पार्टी की सरकार। यानी कुल मिलाकर कहना चाहे तो उन्होंने लोगों को मूर्ख बनाकर जीवन भर अपने कार्यकाल को रखने की कोशिश करी। लेकिन जब लोगों को समझ में आ गया कि यह बेवकूफ़ी थी, तो लोगों ने इसका विरोध शुरू करा और इसको नाम दिया गया द सौर रेवोल्यूशन, यानी सौर क्रांति। इस सौर रेवोल्यूशन की शुरुआत, या इस सौर रेवोल्यूशन का जो नेतृत्व कर रहे थे, वो थे नूर मोहम्मद नूर तारिकी। ये बाद में चलकर जब इन्होंने सौर रेवोल्यूशन हुआ और दाऊद खान को सत्ता से हटाया गया, तो नूर मोहम्मद तारिकी को देश का पहला प्रेसिडेंट यानी देश का पहला राष्ट्रपति, अफगानिस्तान का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। इन सब के बाद जब यह सब बातें पता चली कि जब राष्ट्रपति नए हैं और इनके हैं, तो एक बात सामने और आई कि उस समय USSR यानी सोवियत संघ के बहुत करीबी माने जाने वाले अ, नूर मोहम्मद तारिकी को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बनाया गया है। और कहीं ना कहीं USSR यानी सोवियत संघ का इस सत्ता में कहीं ना कहीं हाथ था, या कह सकते हैं इन तारिकी के ऊपर हाथ था। अफगानिस्तान में होने वाली चीज़ें उस समय तारिकी के ऊपर थी, और तारिकी के ऊपर कौन था, सबको पता है, सोवियत संघ यानी आज का रूस।
जब लोगों से बोला गया या कि आपको जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ कुल मिलाकर ये चाहता था कि अफगानिस्तान में वेस्टर्न कल्चर मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा बढ़ावा हो, महिलाओं को निकलने के ज़्यादा अवसर दिए गए, पढ़ाया गया, लिखाया गया और अन्य चीज़ें करी गई, जिससे कि जिसको हम लोग भारत की भाषा में कहें तो अफगानिस्तान का विकास कराने की कोशिश करी गई, उसको मॉडर्न करने की कोशिश करी गई। लेकिन लोगों में कुछ जो कट्टर इस्लामी लोग थे, उनको यह बात पसंद नहीं आई कि ऐसा इस्लाम में नहीं लिखा है। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या करा कि उन्होंने एक छोट जिसे कह सकते हैं आक्रोश है, बहुत छोटा सा, लेकिन ये आक्रोश तब पड़ा जब नूर मोहम्मद तारिकी ने यह बात बोली कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, एक सोशल वर्क के तौर पे, एक सामाजिक कार्य के तौर पर, कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वह जाकर जिनके पास कम ज़मीन है उनको दान करे, उनको कुछ दे दे, जिससे कि जिनके पास जो बड़े लोग थे उनको इस बात पर काफ़ी गुस्सा आया कि हमारी ज़मीन क्यों दे दे, और ये सब कुछ जो है यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के कहने पर हो रहा है, जो कि बिल्कुल सही भी था। अब किसी से भी रशिया यानी रूस की और अमेरिका के बीच की तनातनी जो उसकी सुपर पावर की है, वो किसी से छुपा नहीं है। हम लोग जानते ही हैं कि इसके कुछ दिन पहले ही, जब ये सब चल रहा था उसके कुछ दिन पहले ही, और उस समय भी शीतकालीन युद्ध यानी कोल्ड वॉर चल रही थी, जो कि किसी चीज़ से भी कम नहीं थी। तो अमेरिका जिस तरफ, जैसे कि रूस जो था वो अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहा था, ठीक उसी प्रकार अमेरिका भी एक देश को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, और उस देश का नाम था ईरान। जब अमेरिका ने देखा कि रूस जो है वो अफगानिस्तान को कब्जे पर ले रहा है, अब बात यहाँ पे सुपर पावर की हो गई कि हमारी बात कैसे, तो जो अमेरिका था उसने जो कट्टर इस्लामी लोग तो उनको टारगेट करना शुरू किया। जो टारगेट करना शुरू किया वो इस प्रकार किया कि मॉडर्नाइजेशन ख़त्म हो, चीज़ें सही हो जाएं, मतलब जैसे पहले थी कुल मिला के बैकवर्ड करने की कोशिश करी कि जो भी यूएसएसआर यानी सोवियत संघ चाहता था, रशिया चाहता था, वो ना हो। तो इसके लिए उन्होंने कुछ कट्टर मुसलमान लोगों को चुना। कट्टर मुसलमान लोगों में उनका सबसे बड़ा नाम था नूर मोहम्मद तारिकी के जो फॉरेन मिनिस्टर थे हाफिजुद्दीन आमीन का। उन्होंने उन लोगों से बात करी, हाफिजुद्दीन से बात करी कि आप देखिए कैसे ये हो रहे हैं, और आप जो ये भी होने जा रहा है, ये चीज़ें गलत हो रही हैं, मॉडर्नाइजेशन गलत हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, आप ही इसके लीडर रहेंगे। तो हाफिजुद्दीन साहब ने पूछा कि ऐसा कैसे? तो उन्होंने ये बताया कि आप जो है लोगों को बताइए कि ये इस्लाम के खिलाफ है, शरिया कानून या महिलाओं को इतनी आज़ादी देना, मतलब अलग अलग चीज़ें जो भी थी, कुल मिलाकर जो भी मॉडर्नाइजेशन हो रही थी उसको रोकने की कोशिश करी, अलग अलग ग्रुप बताइए। उसी के बाद जो था अमेरिका ने एक बात और बोली कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए, क्योंकि स्टूडेंट की शक्ति ज़्यादा होती है। अरबी में स्टूडेंट को कहते हैं तालिब। जो तालिब शब्द है उसका मतलब ही होता है छात्र। तो जब यूएसएसआर यानी जब सोवियत संघ को ये सब बातें पता चली, तो उन्होंने अपने लोगों, माफ़ करिए, उन्होंने मोहम्मद नूर तारिकी से बात करी कि आप जो भी है मॉडर्नाइजेशन रोक दीजिए। तो इन सब के बाद जो नूर मोहम्मद तारिकी थे वो एक बार के लिए मॉस्को गए, रशिया गए, यूएसएसआर गए। तो जब ऐसे ही वो वहाँ से लौटे तो उनके बीच में बात हुई कि आखिर चीज़ें ख़राब हो रही हैं, माहौल ख़राब हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो सोवियत संघ ने उनसे स्पष्ट रूप में ये बोला कि आप मॉडर्नाइजेशन रोक दीजिए और पहले की तरह काम करिए। इन सब के बाद जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं हफीजुद्दीन आमीन, उनको तुरंत तत्काल रूप से अपने कार्यकाल से निष्कासित कर दीजिए। तो इन सब के बाद जैसा कि हम सब जानते हैं क्या हुआ, क्या हुआ, जब ये सारी बातें लीक हो गई सीआईए यानी अमेरिका के पास। अमेरिका ने सब बातें बताई यूएसएसआर, सॉरी माफ करिए, हाफिजुद्दीन आमीन को। हाफिजुद्दीन आमीन जैसे ही आगे बढ़े, जैसे ही मोहम्मद नूर तारिकी साहब अफगानिस्तान में आए, उनका तुरंत मर्डर कर दिया गया, उनकी परिवार सहित उनके कार्यालय में। और जो नए प्रधानमंत्री घोषित हुए या जो सरकार बनी वो थी हाफिजुद्दीन आमीन की। अब यूएसएसआर को लगा कि हमारे देश से आए थे और सबको पता ही था कि यूएसएसआर का हाथ है, तो यूएसएसआर को ये हमला, ये कत्ल सीधे अपने ऊपर लगा। तो मोहम्मद नूर तारिकी के कुछ दिनों बाद ही 15 फरवरी 1969 1979 25 फेब 1979 को उन्होंने अफगानिस्तान पर अपनी सेनाएं भेज दी और कहीं ना कहीं जाकर हाफिजुद्दीन अमीन पर से बदला लिया, या पूरे अमेरिका से बदला लिया। तो
जैसा कि हम सब जानते हैं कि बदला लेना तो बहुत आसान होता है, लेकिन बदले के बाद की स्थिति बहुत ही भयावह होती है। इसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका को ये बात बहुत बुरी लगी कि आखिर ये सब चीज़ें खराब हो रही हैं, और ये कहीं न कहीं मुसलमानों को भड़काया उन्होंने कुल मिला के कि ये सब चीज़ें इस्लाम के खिलाफ हो रही हैं। तो इस्लाम के खिलाफ होने के बाद उन्होंने जैसे ही बात करी कि ये सब इस्लाम के खिलाफ हो रही हैं, तो इस्लाम के जो अदर इस्लामिक देश थे, जैसे कि सऊदी अरब या अन्य जैसे अन्य इस्लामिक देश है, सऊदी अरब, पाकिस्तान, ऐसे अन्य देशों पर इन लोगों ने जाकर दबाव बनाया कि ये देखिए इस्लाम को खराब कर रहे हैं, इस्लाम को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। और यह हाफिजुद्दीन अमीन को मारने के बाद कुल मिलाकर उन्होंने सीधे कुल मिलाकर भड़काने की कोशिश करी। तो सऊदी अरब से, पाकिस्तान से, अलग अलग जगह से एक, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि आतंकवादी बनाने के लिए बोला गया। आप मानेंगे नहीं कि सऊदी अरब से एक व्यक्ति भेजा गया अमेरिका की परमिशन, अमेरिका की इजाज़त के बाद। वो व्यक्ति कोई और नहीं, 9/11 का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन था। यानी अमेरिका ने जिसको बनाया वही अमेरिका के लिए नासूर बन चुका था। इन सब के बाद जब सारी बातें हो गई, सारी चीज़ें हो गई, तो अमेरिका ने जो पैसे थे, वेपन्स थे, वो सब पाकिस्तान को सप्लाई किया, पाकिस्तान को अपने साथ मिलाया, और सप्लाई करने के बाद उनसे कहा कि आप मुजाहिदीन बनाइए। मुजाहिदीन मतलब होता है धर्म के लिए लड़ी गई लड़ाई। यानी कुल मिलाने उन्होंने धर्म के लिए भड़काकर लोगों को लड़ाने की कोशिश करी। इन सब के बाद हम लोग देखें, या इन सब के बाद की बात जाने, तो वो कुछ इस प्रकार है कि जब मुजाहिदीन ट्रेन हो गए, सारी बातें हो गई, तो तालिबान, उस समय तालिबान नाम का कोई शब्द नहीं था। वीडियो तालिबान पे है, लेकिन देखिए अभी तक तालिबान का कोई नाम ही नहीं आया है। इन स्टूडेंट्स ग्रुप में जो तालिब नाम था, स्टूडेंट्स ग्रुप का एक सबसे बड़ा नाम था उमर। एक स्टूडेंट, एक नेता, एक लीडर, उमर। तो इन सब छोट छिटपुट हिंसाओं के बाद, क्योंकि यूएसएसआर ने तो मार दिया था, सरकार भी बन गई यूएसएसआर की, यानी मतलब यूएसएसआर के कदमों इशारों पर चलने वाली। उसके बाद क्या, उसके बाद छिटपुट हिंसाएं होने लगी। जो कबीले के लोग थे अफगानिस्तान में, जो मुजाहिदीन थे, वह अपने में कहीं ना कहीं छिटपुट हिंसाएं होती रही, और ये सब कुछ 10 साल तक चला। 15 फरवरी 1989 को यूएसएसआर यानी रशिया ने अपनी जो सारी सेनाएं थी वह वापस बुला ली। तो अब मुजाहिदीन के लिए तो ये सबसे बड़े, सबसे अच्छी चीज़ थी कि यहाँ पे तो सबका मनोबल बढ़ा, चाहे मुजाहिदीन हो, अमेरिका हो, सऊदी अरब हो, या फिर पाकिस्तान हो, या ओसामा बिन लादेन हो, कोई भी हो, सबको बहुत अच्छा लगा। अच्छा क्या, कुल मिला के उनको ये लगा कि हम ये जंग जीत चुके हैं। इन सब के बाद अमेरिका, लेकिन अब सरकार तो, सभी कबीले अलग थे, अपना काम एक ही कर रहे थे, लेकिन थे तो अलग ना, सभी ग्रुप्स थे तो अकेले अलग ना। तो इन सब के बाद क्या हुआ कि जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि वहाँ पर जो लोग थे, उन लोगों में आपस में छिटपुट हिंसाएं होने लगी, एक सिविल वॉर छिड़ गई। और ये सिविल वॉर करीब 1989 के बाद छिड़ गई और 9 साल तक चलती रही। तो 9 साल तक ये लोग आपस ही में लड़ते रहे। अब अमेरिका को पहली बार ये चीज़ बुरी लगी कि हमारे ही हथियार, हमारे ही पैसे से ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो इन सब के बाद एक चीज़ है, यूएसएसआर से लड़ते समय जो तालिबान यानी तालिब ग्रुप का जो सबसे बड़ा लीडर था, या जो सबसे मेन आदमी था, अब्दुल्ला, सॉरी माफ़ करिएगा, अब्दुल्ला नहीं, उमर, उसकी दाहिनी आंख बम धमाके में फट चुकी थी। तो वो एक आंख से देख नहीं सकता, दाहिनी आंख फटी थी, यानी राइट आंख। तो इन सब के बाद जो, जब जैसे ही यूएसएसआर सोवियत संघ वापस चला गया, तो जो अब्दुल उमर था, वो अपनी जगह से, मतलब उसने ये सब काम छोड़ के वो इमाम बन गया। इमाम यानी नमाज पढ़ाने वाला, इमाम बन गया। लेकिन जब उसने देखा कि आगे चलकर 1998 में हम की बात पे पहुंचते हैं, 9 साल यहाँ सिविल वॉर, गृह युद्ध छिड़ा रहा। इन सब के बाद जब उसने देखा कि यहाँ पर हम लोग तख्ता पलट कर सकते हैं, यहाँ पे जो तालिब लोग थे यानी जो स्टूडेंट थे, वो सबसे ताकतवर ग्रुप हुआ करता था, उन सबसे ताकतवर कबीला हुआ करता था बाकी कबीलों से। और वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, सबसे बड़ी अफगानिस्तान की खासियत गुरिल्ला वॉरफेयर, जो कि शायद बहुत ही कम लोगों को आता है। तो इसमें तो अफगानी माहिर थे ही। तो इन सब के बाद जैसे कि हम सबको पता चला कि जो भी कुछ हुआ वो सही नहीं हुआ, तो तालिबान, जिसका लीडर पहला था अब उमर, यानी मुल्ला उमर, मुल्ला उमर कोई और नहीं, 9/11 के बाद
ओसामा बिन लादेन को शरण देने वाला व्यक्ति था। यानी कुल मिला के सिविल वॉर होने के बाद जब ये देखा गया कि कौन सा ग्रुप सबसे ज़्यादा ताकतवर है, तो उसे पाया गया वो स्टूडेंट का ग्रुप, वो तालिबों का ग्रुप। तालिबों के ग्रुप का सरगना कौन? उमर अब्दुल्ला। 1998 में तालिबान ने तख्ता पलट कर दिया और जितने भी मासूम लोग थे, जितने भी, माफ़ करिएगा, बहुत से मासूम लोगों को उसने चौराहों पर मारा, सर कलम कर दिया और बहुत सारी असंवैधानिक या बहुत सारी गैर कानूनी चीज़ें, कानून तो खैर तालिबान मानता ही नहीं है कभी से। लेकिन आज 21 साल के बाद कुछ चीज़ें बदली हैं। पहले तालिबान ने खून खराबा बहुत करा, अब की बार लोग तालिबान के खून खराबे को जानते ही थे, इसलिए उन्होंने बिना किसी, मतलब कह सकते हैं ज़बरदस्ती के, सत्ता सौंप दी। जो अफ़गानिस्तान के प्रधानमंत्री थे, या माफ़ करिए राष्ट्रपति थे, मुझे ध्यान नहीं है, अशरफ गनी, उन्होंने चुपचाप अपनी, उनको जान प्यारी थी, उन्होंने तालिबान को अपनी सत्ता दे दी। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई हिंसा नहीं। शरिया कानून 1998 में आया था, उसके मुताबिक महिलाओं को किसी भी पुरुष के बिना बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, और उसमें भी निकले तो मुंह से लेकर पैर तक सब, माफ़ कीजिए, सर से लेकर पैर तक सब कुछ ढका होना चाहिए, और अगर वह ऐसा पालन नहीं करती हैं तो उनको बीच चौराहे पर कड़ी सज़ा दी जा सकती है। कोड़े मारने से लेकर आप ये मानकर चलिए कि पत्थर मारकर जान लेने तक का सज़ा का प्रावधान था। छठी क्लास के बाद बच्चियां पढ़ नहीं सकती हैं, कोई भी महिला पुरुष डॉक्टर से सलाह ले नहीं सकती है या उसको डॉक्टर दिखा नहीं सकती है। तो इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आशा है कि आपको मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ अहम जानकारी मिली होंगी। धन्यवाद।